औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके एजुकेशन 7 साइंस में यूनिट नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी, उसकी दूसरी वीडियो है। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, कि अब वेव्स जो है लहरें, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या है। तो सबसे पहले वेव लेंथ है। वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। लेंथ ऑफ वन वेव और साइकिल इज़ एट्स वेव लेंथ, के लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है एक वेव की और साइकिल की, उसे हम उसका वेव लेंथ कहते हैं। एक साइकिल या वेव जो है ये क्या है, एक क्रेस्ट और एक ट्रप जो है उससे एक वेव या एक साइकिल जो है वो बनता है। तो सबसे पहले नीचे ये देखते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि यही एक क्रेस्ट है और ये एक ट्रप है। तो इन दोनों से बनता क्या है, एक वेव बनती है, उसको हम साइकिल भी कहते हैं। और जो ये बात कर रहे हैं कि लेंथ की वन वेव की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये फासला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फासले को, जो कि क्रेस्ट का बॉटम है और ट्रप का जो टॉप है, तो इन दोनों के एक पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ये फासला है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इट कैन बी डिफाइंड एज, तो उसकी डिफिनीशन तारीफ किया है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रप्स, कि ये डिस्टेंस होती है, फासला होती है दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रप के दरमियान। तो क्रिस हम किसे कहते हैं, क्रिस हम कहते हैं कि मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला का हिस्सा होता है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये दरमियानी वाली लाइन, मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। तो ये हमारे पास क्रेस्ट है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ, और ये फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है, ये क्रेस्ट है। तो वेवलेंथ, तो दो क्रेस्ट के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं कि ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है दो क्रेस्ट के दरमियान, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर दो ट्रप के दरमियान जो फासला होता है, ये ट्रप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रप है, तो इसके दरमियान ये जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो ये लिखा है कि ये वेवलेंथ है, ये लिखा है ये वेवलेंथ है। और जो क्रिस और ट्रप के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम भी वेवलेंथ कहते हैं, ये भी वेवलेंथ है। ये तीनों जो है ये एक ही चीज़ है, उसका फासला एक जैसा होता है। अगर यहाँ से आपने लिया, यहाँ से लिया या फिर यहाँ से लिया, तो यही तीनों जो है एक ही चीज़ है, एक ही मकदार में ये होंगे। इन ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जो है वो मीटर है, क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी मीटर है। ऑल दो फॉर डिफरेंट वेव्स वेवलेंथ्स माइट रेंज फ्रॉम मिलीमीटर्स टू किलोमीटर्स। हम इसको मिलीमीटर में भी लेते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं उसको मिलीमीटर में नापते हैं, और जो बड़े होते हैं उसे किलोमीटर में नापते हैं। और इसका सिंबल जो है वो लैम्डा है, और ये एक ग्रीक वर्ड है। डू यू नो कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पता है, यूनिट के आगाज़ में हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स जो होती है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यही जो है मीडियम के बग़ैर भी सफ़र करते हैं, मीडियम में भी करते हैं और मीडियम के बग़ैर भी करते हैं, उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसलिए उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इन दीज वेव्स इंस्टेड ऑफ मीडियम पार्टिकल, ये वेव जो है होते हैं यही मीडियम पार्टिकल की बजाय, मतलब ये कि उसमें पार्टिकल
नहीं होते। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव ट्रेवल जस्ट लाइक द पार्टिकल एंड द ट्रांसवर्स वेव। जिस तरह के ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे जो है परपेंडिकुलर वेव के वो हरकत कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन हरकत करते हैं? यहाँ पर वेव के परपेंडिकुलर कौन होते हैं? वेव के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यही जो है क्या है, ये वेव बिल्कुल सीधा जा रही है और उसके इस परपेंडिकुलर में क्या बन रहे हैं? परपेंडिकुलर में ऊपर और नीचे जो है क्या बन रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वेव के डायरेक्शन है और ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे बिल्कुल सीधा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बन रही है। Therefore इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है। इसमें जो ये लाइट भी आती है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो वेव के परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो वेव की फ्रीक्वेंसी हम कैसे कहते हैं? वेव को हम साइकिल भी कहते हैं कि साइकिल जो होती है या फिर वेव होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में जितने वेव्स जितने साइकिल जो है वो पास होते हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है, इसमें से जितने वेव्स जो है ये सफ़र कर देते हैं 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेव कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने वेव बन गए? 1 सेकंड में ये एक वेव है और ये एक वेव है कि दो वेव जो है ये बन गए। तो 1 सेकंड में एक पॉइंट से जितने वेव्स गुजरते हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ़र्ज़ करें 1 सेकंड में 2 वेव गुजर गए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 1 सेकंड में 5 वेव गुजर गए तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ हर्ट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जो है वो हर्ट्स है। हम उसे हर्ट्स में जो है ये लिखते हैं कि 1 सेकंड में 2 वेव गुजर गए तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्स है। 1 सेकंड में 5 वेव गुजर गए तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्स है। और नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, या फिर आसान डिफिनीशन यही है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड के 1 सेकंड में कितने वेव्स जो है यही गुजर गए हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एट सिंबल इज़ एफ और उसकी सिंबल अलामत फ्रीक्वेंसी की वो एफ है, एफ पर हम जाहिर कर देते हैं। तो इसका फार्मूला है फ्रीक्वेंसी जो कि एफ पर हम जाहिर कर देते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। जितने वेव्स जो है एक पॉइंट से वो गुजरते वो पास होते हैं, टाइम टेकन बाय वेव्स टू पास थ्रू अ पॉइंट, और जितना टाइम उसने लिया हुआ होता है तो उसको हम उसका टाइम कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है कि नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जब हम वेव्स को टाइम पर डिवाइड कर देते हैं तो उससे फ्रीक्वेंसी जो है वो आती है। फ़र्ज़ करें कि 2 सेकंड है हमारे पास और उसमें 6 वेव्स जो है वो गुजर गए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 2 1 0 2 2 3 0 6। तो इस जगह की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इस जगह की फ्रीक्वेंसी जो है ये 3 है। टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम। कि एक मीडियम में से जब वेव्स पास होते हैं तो एक वेव्स की टाइम जो है वो कितनी है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। दौरानिया जिसे हम कहते हैं पीरियड को, तो उसका पीरियड क्या है? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये एक प्लेस है और उसमें से
ये वेव्स जो है ये क्या है, ये वेव्स जो है ये पास हो रहे हैं। तो हमें पता है कि दो क्रेस्ट के दरमियान या जो दो ट्रप के दरमियान फासले उसको हम एक वेव कहते हैं, या फिर यही से लेकर यही तक जो ये फासले इसको हम एक वेव जो है ये कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वेव है, तो इस वेव की टाइम जो है वो क्या है, हम फ़र्ज़ कर देते हैं कि एक सेकंड में कितने वेव्स, दो वेव्स बन गए, एक सेकंड में दो वेव्स बन गए। तो एक सेकंड में जो दो दो वेव्स बन गए हैं, तो एक वेव जो है उसकी टाइम क्या है, तो उसकी टाइम है 0.5 सेकंड को अगर हम आधा आधा कर दें तो इससे 0.5 बनता है। तो मतलब ये है कि एक सेकंड में जो दो वेव्स गुजरे हैं, एक वेव का टाइम जो है वो 0.5 है। तो इसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं कि एक वेव की टाइम जो है वो कितनी है। और यही जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होते हैं ये एक दूसरे के उलट होते हैं। किस तरह, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगी, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। इन ऐसा यूनिट्स एट्स यूनिट इज सेकंड। तो टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है, तो इसलिए टाइम पीरियड की यूनिट जो है ये भी सेकंड है। इसके लिए फार्मूले टाइम पीरियड जिसको हम टी पे जाहिर कर देते हैं, टाइम टेकन बाय वेव्स टू पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट एक जगह से जितना टाइम वेव्स ने लिया होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जितने वेव्स जो है वो गुजरे हुए होते हैं उस पॉइंट उस जगह से। तो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, इससे टाइम पीरियड जो है ये बनता है। इसके बाद फिर एम्पलीट्यूड है। इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of vibrating particle of the medium from mean position when a wave is passing through it। जब एक मीडियम में से वेव्स जो है वो पास होते हैं तो जो मीन पोजीशन होता है उससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है या फिर नीचे की तरफ, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। किस तरह, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है जहाँ से ये पार्टिकल जो है ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस मीन पोजीशन से क्रेस्ट के आखिरी सिरे तक जो यही फासला होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कि यही इसका एम्पलीट्यूड है। या जो ट्रप होता है मीन पोजीशन से जो नीचे की तरफ उसके आखिरी सिरे तक जो फासला होता है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये वेव का एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मेजर द एनर्जी कैरी बाय अ वेव। तो एम्पलीट्यूड का काम क्या है, एम्पलीट्यूड का काम एनर्जी का होता है, वो एनर्जी मेजर करता है। एम्पलीट्यूड जो है जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वेव जो है वो लेके जाएगी, एम्पलीट्यूड जितना छोटा होगा तो एनर्जी उतनी कम जो है वेव लेके जाएगी। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ग्रेटर विल बी एनर्जी कैरिड बाय इट एंड वाइस वर्सा। जितनी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो एनर्जी वो ज़्यादा जो है वो कैरी करेगा, और जितनी एम्पलीट्यूड कम होगी एनर्जी जो है वो कम कैरी करेगा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स, के टाइम पीरियड ऑफ वेव्स और फ्रीक्वेंसी जो है उसके दरमियान रिलेशन ताल्लुक़ कैसा है। वी नो दैट, हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है उसके जो फार्मूला है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट इन बाय टी। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, और टाइम पीरियड का फार्मूला है टाइम टेकन बाय वेव टू पासिंग थ्रू अ पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द पॉइंट टी बाय एन। तो मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो है एक दूसरे के उलट होते हैं। मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव जो कि एफ पर हम जाहिर कर देते हैं और टाइम पीरियड जो कि टी पर हम जाहिर कर देते हैं, दोनों को अगर हम ज़रब दें
जो कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है n/t और टाइम पीरियड का है t/n। जब दोनों ज़रब का आते हैं तो n के साथ कट जाएगा और t जो है वो t के साथ कट जाएगा। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 1। तो f जब t से मल्टीप्लाई होगा तो एफ टी हमारे पास बराबर है 1 का। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड इट्स टाइम पीरियड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जो फ्रीक्वेंसी होती है और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के उलट है। एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, और दूसरी जब कम होगी तो पहली वाली ज़्यादा होगी। तो ये एक दूसरे के उलट जो है ये काम कर देते हैं। अगर हम टी को इधर लाए इक्वलिटी से तो ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर ये डिवीजन में आएगा। तो एफ इक्वल टू 1/t एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर हम टी मालूम कर देते हैं तो एफ इधर जब आ जाएगा तो ये डिवीजन में आएगा। तो टी इक्वल टू 1/f, तो ये एक दूसरे के इनवर्स जो है ये बनते हैं। If waves have high frequency in a medium, अगर एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक मीडियम है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब ये है कि वेव्स ज़्यादा बन रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर 5 वेव जो है ये बन गए हैं 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 5 है। That there are large number of waves or cycle in its small region, तो बहुत ज़्यादा क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा वेव्स यहाँ पर बनेंगे या फिर साइकिल जो है बनेंगे। साइकिल और वेव जो है एक ही चीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव्स जो है वो ज़्यादा बनेंगे। सो वेव्स विल हैव शॉर्टर वेवलेंथ, तो फिर जो ज़्यादा वेव्स बनेंगे तो वेव की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ है दो क्रेस्ट के दरमियान या फिर दो ट्रप के दरमियान जो ये फासला है ये क्या है, ये कम बनेगी। वेव्स ज़्यादा बनेंगे तो फिर वेवलेंथ जो है ये कम होगी। Therefore short waves more cycle will pass through a point, तो शॉर्ट वेव्स होंगे, वेव्स की वेवलेंथ जो है वो कम होगी। ज़्यादा साइकिल, ज़्यादा वेव जो है वो एक पॉइंट से कम टाइम में पास होंगे। विद हाइयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी, यानी मतलब वेव्स जो है वो ज़्यादा बनेंगे एंड वाइस वर्सा। तो ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ यही वही फासला है, वही पॉइंट है, वही जगह है, लेकिन यहाँ पर वेव्स जो है वो कम बने हैं। यहाँ पर एक दो 3 वेव जो है ये बनते हैं। तो यहाँ पर 3 वेव बने हैं और उसकी वेवलेंथ अगर हम देखें तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। जब वेव जो है वो कम बनेंगे तो वेवलेंथ जो है वो फिर ज़्यादा होगी। रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, कि अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन, क्या ताल्लुक़ है। एम्पलीट्यूड एट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन अ वेव इज पासिंग थ्रू इट। तो एम्पलीट्यूड हम किसे कहते हैं, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जो कि मेन पोजीशन होता है, पहले हमने यही जो है बयान किया है कि यही मेन पोजीशन है और उससे जो ऊपर क्रेस्ट तक, जो क्रेस्ट के सिरे तक जो फासले है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। या फिर ट्रप में नीचे की तरफ जो ये फासला होता है उसको हम एम्पलीट्यूड जो है ये कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव, तो पहले भी हमने बताया कि एम्पलीट्यूड का काम क्या है, वो एनर्जी जो है वो लेके जाता है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जब वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी ग्रेटर विल बी द एनर्जी कैरिड बाय इट, तो वो जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो लेके जाएगा। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, एक वेव है, तो उसकी क्या है, ये वेवलेंथ जो है यही ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो एनर्जी ज़्यादा जो है वो लेके जाएगा, ये वेवलेंथ जो है। और फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक दूसरा वेव है तो उसकी वेवलेंथ जो है ये कम है। जब वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी जो है वो कम लेके जाएगी। In figure 9.11, a red
वेव्स हैज़ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, कि जो रेड वेव्स है 9.11 में उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये आप 9.11 में ये आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इन वेव्स के जो है ज़्यादा है नीचे के मुकाबले में। नीचे वेव्स जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है ये कम है, तो ऊपर वाले वेव्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा नीचे वाले के मुकाबले में। रेड वेव हैज़ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो ये रेड वेव जो है इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एंड ग्रेटर द एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द ब्लू वेव्स। नीचे जो ब्लू वेव्स है जो कि हमारी किताब में ये ब्लैक जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे वाले की एम्पलीट्यूड कम है, उसकी एनर्जी जो है वो कम है, वो कम एनर्जी लेके जाएगा, और ऊपर वाले जो है उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वो ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा। Frequency of wave, number of wave passing through a point in 1 second is called frequency of the wave। फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं कि एक सेकंड में एक पॉइंट से एक जगह से कितने वेव्स जो है वो पास हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एज वी नो दैट वेव इज़ अ कैरी ऑफ एनर्जी, कि वेव जो है हमें पता है कि वेव क्या करता है, वेव अपने साथ एनर्जी लेके जाता है। हाइयर फ्रिक्वेंसी वेव मीन्स एट ग्रेटर नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। हाइयर फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में एक पॉइंट से एक जगह से जो है वो ज़्यादा वेव जो है वो गुजर रहे हैं। Therefore it carry more energy than the lower frequency of the wave। और तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो लेके जाएगा लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स के मुकाबले में। वेव्स ज़्यादा होंगे तो वो जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा, और वेव्स जब कम होंगे तो एनर्जी जो है वो कम लेके जाएगा। तो 9.11 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही जो है यहाँ पर वेव्स कम बन गए हैं। वेव्स कम बन गए हैं तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, एनर्जी जो है वो कम लेके जाएगी, और यहाँ पर वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा बन गए हैं तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा लेके जाएगी। डू यू नो कि आप जानते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, कि लाउडनेस जो होती है साउंड की वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड से वो ताल्लुक़ रखता है। मतलब ये कि वेव की एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगी उतनी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी साउंड की, और जितनी एम्पलीट्यूड कम होगी तो साउंड की लाउडनेस है वो कम होगी। बट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी, लेकिन फ्रिक्वेंसी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या फिर कम होगी तो ये जो है लाउडनेस पर असर नहीं करता। सो बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, जब वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड पर कोई असर नहीं करेगा। There is no a such direct relation between frequency and amplitude of the wave। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन ताल्लुक़ जो है वो नहीं है।